नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? मज़े में, आनंद में। मैं रजनीश झा सर परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपीएससी सीएसई 2023 का सीसेट का सारा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन जीवन में कभी भी आपके पास आए तो आप सॉल्व कर लें। ओके, तो देखते हैं सारे क्वेश्चन को प्यार से। ठीक है, हमने 2 सेक्शन कर दिया है सीसेट में भी, मतलब 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक ही साल के 2 वीडियो, जिसमें एक में पूरा मैथ्स रहेगा और दूसरे में रीजनिंग के पेपर रहेंगे। ओके, रीजनिंग वाले में हो सकता है कि परमुटेशन कम्बिनेशन वगैरह भी ऐड होगा और बाकी जो मैथ्स के हैं वो अलग रहेंगे। मतलब मैं मैथ्स कराऊंगा और रीजनिंग वाले मतलब टॉपिक दूसरे सर मतलब अभिषेक राज सर कराएंगे। ओके, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन उठाया है मैंने कि भाई पहले क्वेश्चन में ही आपको कोई तकलीफ ना हो। पहला क्वेश्चन है कि जब 85 गुने 87 गुने 89 गुने 91 गुने 95 गुने 96 को 100 से भाग दे तो शेषफल क्या रहता है। ओके, अब एक बात बताइए आप कि 100 है मतलब 1 पर 2 जीरो है, तो पहली बात तो ये बताइए कि 1 पर 1 जीरो या 1 जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है। 1 जीरो का फॉर्मेशन होता है जब 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 जीरो का फॉर्मेशन होता है। इस बात से सहमत हैं आप? कहीं भी आप देख लीजिए कि 2 और 5 जब गुना होगा तभी 1 जीरो आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 2 और 2 5 तभी ना 100 होगा, तो 2 2 और 2 5 चाहिए तभी जाकर 2 जीरो का निर्माण होगा। ओके, जो हमें ये नंबर दे रखा है अगर हम सबको गुना करें तो ऐसा तो करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, है ना। बस ये देखिए कि यहाँ 5 है, बिल्कुल है, 5 गुने 17 मतलब 1 5 तो है ही। यहाँ देखिए 95 में 5 है, भाई यूनिट डिजिट 5 है तो 5 तो रहेगा ही। और 96 में देखिए कि 4 गुने 24 लिख सकते हैं, तो 2 2 और 2 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 2 और 2 5 आ रहा है मतलब इन सब को गुना करने पे 2 जीरो तो आएगा ही, मतलब 100 से भाग पूरा लग जाएगा और 100 से पूरा भाग अगर लग जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचे? 0। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 5 7 2 4 2 पर पावर 9 गुने 7 गुने 5 गुने 3 गुने 1 के प्रसार में इकाई का अंक क्या है। यूनिट डिजिट पूछा है आपसे, यूनिट डिजिट पूछा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि भाई 5 गुने 3 15, 15 गुने 7 105, 105 गुने 9, तो 105 गुने 9 कितना हो गया? 945। जो भी पावर है आप चाहे तो सिंगल 4 से भाग दे सकते हैं 9 में, मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पावर में 4 से भाग देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये साइक्लिक वाला मैटर है। जैसे 2 पे पावर 1 दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 2 पे पावर 3 कीजिएगा 8 आएगा, 2 पे पावर 4 कीजिएगा 16 आएगा। तो आप देखिएगा 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 का टर्म बन रहा है। इसी तरह से किसी भी नंबर पे तो जो भी पावर होता है, पावर में हम 4 से भाग देकर पता कर लेते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। मतलब 4 से अगर भाग देंगे तो 4 गुने 2 8, 1 4, 4 गुने 3 12, 2 5, 4 गुने 6 24, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है कुल मिलाकर हमें ये जानना होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और अगर रिमाइंडर 1 आया तो सिंपल सी बात है कि यूनिट डिजिट ऑफ बेस लेते हैं और पर पावर 1 कर देते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ बेस पर पावर 1 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 2 बचता तो कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट ऑफ बेस पर पावर 2 कर देते। अगर रिमाइंडर 3 बचता तो यूनिट डिजिट ऑफ बेस पर पावर 3 कर देते। और एक और केस हो सकता था कि रिमाइंडर बचे ही नहीं, पूरा भाग लग जाए। अगर ऐसा होता तो कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट ऑफ बेस पर पावर 4 कर देते। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको आगे भी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्येतर अंक हैं। भिन्न शून्येतर अंक कहने का मतलब हुआ कि शून्य से इतर है ये और अलग अलग है, मतलब शून्य नहीं है इसमें से एक भी
और ये अलग अलग भी है, रिपीटेशन नहीं है नंबर का, मतलब ए बी सी डी ई एफ में किसी की भी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, सब अलग अलग है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस प्रकार है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ बराबर 1111, मतलब 1111। ओके, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ का मान क्या है। ए बी सी डी ई एफ मतलब आपसे पूछ रहा है ये कि भाई अंकों का योग क्या है, जो भी अंक ए बी सी डी ई एफ आ रहे हैं उनके अंकों का योग क्या है। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर ए बी सी और डी ई एफ को जोड़कर मुझे एक 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 आ रहा है, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट में ऐसा नंबर उठाना होगा कि हमें 11 दे, तभी ना एक आ सकता है। अगर ऐसा नंबर उठाना होगा, चूंकि ये शून्य हम मान नहीं सकते हैं, भाई शून्य अगर होता तो एक की एक पॉसिबिलिटीज बनती, लेकिन शून्य तो है नहीं, ना सी शून्य है, ना एफ शून्य है, ना बी शून्य है, ना ई शून्य है, ना ए शून्य है, ना डी शून्य है। कहने का मतलब इसे अगर 5 मान लेंगे तो इसे हमें 6 मानना होगा, तो 6 5 कितना हो गया 11। अब 5 और 6 अगर मान लिए तो हमने एक बाउंडेशन भी ले लिया कि अब आगे जो भी नंबर आएगा उसमें हम कहीं 5 और 6 नहीं मान सकते हैं। तो 5 6 11, एक रिमाइंडर कितना बचा, एक में फिर आपको इतना जोड़ना है कि वो 10 हो, मतलब बी और ई 10 हो, तब ना 10 1 11 1 होगा। तो बी और ई को ऐसे पुट कर लीजिए कि बी प्लस ई 10 हो, जैसे इसको 3 रख दें और इसको 7 रख दें, मतलब 7 और 3 का भी चांस हम खत्म कर रहे हैं, 7 और 3 का भी चांस हम खत्म कर रहे हैं। तो 7 3 10 1 11 1 बचा कितना, 1 बचा 1। तो अब हमें क्या चाहिए कि ए और डी चाहिए। ए और डी भी ऐसे रखना है कि ए और डी 10 हो और एक जो कैरी कर रहे हैं 10 1 11 हो जाए, और ए और डी में से 5 6 7 3 हम नहीं मान सकते हैं। ए और डी को 10 मानना है, लेकिन हमें ए और डी में इस नंबर का रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो भाई ए अगर हम 8 मान लें या 2 मान लें और डी 8 मान लें तो 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, मतलब 2 की पॉसिबिलिटीज भी हम खत्म कर दिए और 8 की भी खत्म कर दिए। 5 6 11 1 1 7 3 10 1 11 1 1 8 2 10 1 11, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे। आप ये देख लीजिए कि इसमें कहीं शून्य नहीं है, भाई बिल्कुल नहीं है, शून्य लिए ही नहीं है। अब एक चीज और बन सकता है कि भाई कहीं कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। तो भाई 8 2 10 7 3 10 10 10 20 20 10 30 1 31, ऑप्शन में है 31 कहीं, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा 31 होगा। अब किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर चीजें तो और भी हो सकती है, हो सकता है हम 5 6 ना माने 6 5 मान लें, या फिर हो सकता है हम 7 4 यहां मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, बस ये चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये भिन्न शून्येतर अंक होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों को मतलब नंबर्स को जोड़ने पर 1111 आना चाहिए, और उसके बाद आप कभी भी सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 31 होगा। मुझसे ही ये बच्चे जब कोई भी सवाल पूछता है मैं हर बार अलग अलग चीज मान लेता हूं, तो आप भी कुछ भी करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स 31 ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ रहा है, दुखी तो नहीं है। देखिए कई बच्चे क्या सोचते हैं ना कि सी सेट को लास्ट टाइम में कुछ कुछ करके कर लिया जाएगा, रिवाइज कर लेंगे, अंतिम में तो ये होता है ना कि भाई कुछ भी करो चीजें मेरी हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा मुश्किल तो है, कॉन्सेप्ट तो चाहिए। और पीवाईक्यू डिस्कस करने के साथ एक रिस्क क्या होता है कि आप पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो भाई जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट है उन्हें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिनके पास अभी कॉन्सेप्ट नहीं है उन्हें थोड़ा लेट से समझ में आएगा, या हो सकता है अभी ना आए, अगली बार आए, है ना, ऐसा भी होता है। तो इस बात पे निराश नहीं होना है, मतलब मेरी कोशिश है आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि सुधार हो, आपसे पहले मेरे में सुधार हो जाए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। डी कोई 3 अंकों की संख्या है, इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों से के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या है? डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लिस्ट
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ डे। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा ही मतलब इसका क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा मान के आप बताइएगा, है ना। जब आप ऐसा मान लेंगे तो आप लोड कम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 23, मैं आपको बोलूं कि बताइए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कोई बच्चा भी आपसे पूछ लेगा, मतलब सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया भैया या अंकल अंकल बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करते हैं उसको, आप कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि 2 इंटू, और चूंकि ये टेंस प्लेस पे है तो टेंस से इंटू कर दो, प्लस 3 इंटू, ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं और भी नंबर बड़ा बड़ा होता है। मतलब किसी भी मतलब नंबर को अगर लिखना है तो वो जिस प्लेस पे है उससे उसके डिजिट को इंटू करते हैं, फिर दूसरा अंक जिस प्लेस पे है उससे उसे इंटू करते हैं, इस तरह से पूरा नंबर लिखा जाता है। ओके, फिर है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर पूछा तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा इसका, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं भली भांति? अगर समझ रहे हैं तो एक बात और बताइए, कोई भी संख्या लघुत्तम, लघुत्तम मतलब हुआ मतलब सबसे कम, मिनिमम। ओके, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपसे पूछे हम कि a/b है और a/b मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? a और b अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो आप कहेंगे देखिए सर आपको मिनिमम अगर चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि b जितना बड़ा होगा, b जितना बड़ा होगा a को उतना ही छोटा लीजिए आप, मतलब छोटे हिस्से को बहुत भाग में बांट दीजिए, बहुत भाग में बांट दीजिए, तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। समझ रहे बात को? मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। इस बात से सहमत है? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ऐसा है कि डी कोई 3 अंकों की संख्या है। ओके, इस प्रकार है कि संख्या को इसके अंकों के योगफल से अनुपात, मतलब डी अगर 3 अंकों की संख्या है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि संख्या x y z रही होगी, ठीक है। इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। मतलब ये कह रहा है कि 100x प्लस 10y प्लस z का रेशियो x प्लस y प्लस z से मिनिमम है। और ये दोनों चीज मैं आपसे पहले ही सहमत करा लिया हूं, मतलब ये आप समझ रहे हैं, ये मैं आपसे पहले पूछ लिया हूं, समझा भी दिया हूं। फिर ये मिनिमम कब होगा, लघुत्तम कब होगा, ये भी मैं आपको बता दिया हूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब बड़ा चाहिए, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड लार्जेस्ट चाहिए, तभी ना जाके इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। x प्लस वाई प्लस जेड मुझे मैक्सिमम चाहिए, आप ऐसे समझिए। अब बताइए कि x की वैल्यू हम क्या ले लें। आप कहेंगे सर x की वैल्यू बड़ा चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू भी एकदम लार्जेस्ट लीजिए। लेकिन नहीं, x के साथ रिस्क है, हमेशा है। x को अगर लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे तो ऊपर वाला नंबर भी लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना भाई। x केवल खुद को प्रभावित नहीं कर रहा है यहाँ, या कर रही है, x दोनों जगह प्रभावित कर रहा है ना। तो x को हम 1 मान लेते हैं, ओके। अगर x को 1 मानेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा है कि पूरे नंबर को मैंने छोटा कर दिया ऊपर। अगर x को हम मैक्सिमम मानेंगे, 9 मान लें, तो उससे क्या दुख होगा कि भाई अगर x 9 तो x के साथ जो है वो भी 9, है ना। मतलब ऊपर में 900, मतलब संख्या बड़ी हो जाएगी, तो x को हमेशा मुझे मिनिमम मानना पड़ेगा। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर आपने 0 क्यों नहीं माना। भाई 0 अगर मानेंगे x तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना, कि भाई 0 मानेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। ओके, अब x 1 है ये पता है, लेकिन मुझे नीचे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, नीचे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, मतलब z जो होगा वो कितना होगा, तो 9 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर, सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर, तो 9 - 1 कितना, 8। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। शायद समझ गए होंगे आप, बहुत कोशिश किया हूं मैं कि आपको इजी वे में समझाऊं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 धन पूर्णांक p q r s t में से आवश्यक नहीं कि ये एक क्रम में हो, 3 सम है और उनमें से 2 विषम है, निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है,
मतलब ये है ना कि इन्होंने सबसे आवश्यक बात में लिख दिया कि आवश्यक नहीं है कि ये क्रम में हो। मतलब ये तीनों इवन हो सकते हैं, ये दोनों ऑड हो सकते हैं, ये दोनों ऑड हो सकते हैं, ये तीनों इवन हो सकते हैं। हो सकता है ये और ये ऑड हो, बाकी तीनों इवन हो सकता है क्या कि ये और ये ऑड हो, बाकी तीन के इवन हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो आपको मतलब ऐसे देखना है इस क्वेश्चन को कि भाई कोई भी इवन हो सकता है, कोई भी ऑड हो सकता है, तीन सम है, दो विषम है, ये क्लियर है। पहला स्टेटमेंट है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम है, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी निश्चित रूप से विषम है, ओके। तो एक बात बताइए कि आप तो कुछ चीज जानते होंगे, जैसे इवन प्लस इवन बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इवन प्लस इवन बराबर इवन होगा। अच्छा, इवन आउट तो जानते हैं ना, दिल्ली वाले तो खूब बढ़िया से जानते होंगे, उनके यहाँ तो इवन आउट का पॉलिसी भी चल गया था एक। मतलब वहाँ जिनको नहीं जानना चाहिए वो भी इवन आउट जान रहे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। अगर मैं पूछूं कि इवन माइनस इवन क्या होगा, तो इवन माइनस इवन बराबर इवन होगा। अगर मैं पूछूं कि ऑड प्लस ऑड क्या होगा, तो ऑड प्लस ऑड आप कहेंगे सर इवन होगा। अगर मैं पूछूं कि ऑड माइनस ऑड क्या होगा, तो ऑड माइनस ऑड क्या होगा, तो ऑड माइनस ऑड भी इवन होगा। अगर मैं कहूं कि इवन प्लस ऑड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इवन प्लस ऑड जो होगा वो ऑड होगा। अगर मैं कहूं कि इवन माइनस ऑड क्या होगा, तो इवन माइनस ऑड जो होगा वो ऑड होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और अगर मैं कहूं कि इवन या ऑड को 2 से गुना कर दें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इवन होगा। ये चीजें याद नहीं करनी है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और इस प्रॉपर्टी को हमें देखना पड़ेगा। अगर इस प्रॉपर्टी को आप नहीं समझ पा रहे हैं या इस प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिर थोड़ा दुख होगा क्वेश्चन समझाने में। अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो आप कहेंगे सर इतना मतलब याद कैसे करेंगे, ये तो याद करने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है, आप 6 4 ले लीजिए, 3 5 ले लीजिए, ठीक है। 2 इवन ले लिया, 2 ऑड ले लिया, सारे एग्जांपल इस पे सेट हो जाएंगे। जैसे 6 4 कितना हो गया, तो भाई 6 4 10 हो गया, इवन है। इवन माइनस इवन 6 माइनस 4 कितना हो गया, तो भाई 6 माइनस 4 2 इवन है। अगर मैं कहूं ऑड प्लस ऑड 3 प्लस 5 क्या होगा, तो भाई 8 होगा, इवन है। अगर मैं कहूं ऑड माइनस ऑड 5 माइनस 3 क्या होगा, तो 2 होगा, इवन है। अगर मैं कहूं इवन प्लस ऑड मतलब 6 3 9 ऑड होगा। अगर मैं कहूं कि इवन माइनस ऑड मतलब 4 माइनस 3 क्या होगा, तो 4 माइनस 3 क्या होगा भाई, तो ऑड होगा। अगर मैं कहूं कि इवन को मतलब 2 से गुना कर दें, यानी 6 को 2 से गुना कर दें 12 होगा, 3 को 2 से गुना कर दें 6 होगा, ठीक है। तो इवन या ऑड को 2 से गुना कर देंगे तो इवन होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, और अगर समझ रहे हैं तो इसी पर हम आगे क्वेश्चन को डील करेंगे, इसीलिए मैं इसको समझा रहा था आपको एकदम प्यार से, ठीक है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं, आप कहेंगे नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है निश्चित रूप से सम है, जब भी ऐसा रहे निश्चित रूप से सम है, डेफिनेटली इवन डेफिनेटली ऑड ऐसा रहे तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। मतलब आप ये देखेंगे ना कि जो भी मतलब बहुत मैच्योर आदमी होंगे वो मे बी शायद इस टाइप का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत कम जगह कहते हैं। और जो भी थोड़ा सा मतलब एरोगेंट टाइप का आदमी हो वो बात बात में एकदम डेफिनेटली कहेगा, अरे ऐसे हो सकता है, कैसे नहीं होगा, दिन है तो है, ठीक है। वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहता है। और मैच्योर आदमी आपसे कहेगा कि हाँ हो सकता है अभी दिन हो, है ना। मतलब आप जीवन में ऐसे लोग को बहुत बार देखेंगे। तो क्वेश्चन में भी अगर ऐसा रहे तो आपको अलर्ट हो जाना है, निश्चित रूप से और हो सकता है दोनों में बहुत अंतर है। अगर हो सकता है रहे मतलब अगर तमाम केस में 100 केस में एक जगह भी वो हो गया तो हो सकता है सही माना जाएगा, और ये लाखों केस में एक जगह भी अगर नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो शायद रिस्क समझ रहे होंगे आप, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम है, ठीक है। माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम है। तो एस और टी की प्रकृति हम देख लेते हैं कि भाई एस और टी की प्रकृति क्या है। तो एस और टी की प्रकृति एक ये हो सकती है कि एस इवन हो और टी भी इवन हो। दूसरी प्रकृति हो सकती है कि एस इवन हो टी ऑड हो, या फिर टी ऑड हो एस इवन हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और एक प्रकृति हो सकती है कि ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो। यही 3 केस हो सकता है।
अब एक बात बताइए मुझे कि अगर इवन प्लस इवन हो, एस और टी इवन हो, एस और टी इवन हो, तो आप बताइए मुझे कि एस और टी इवन होगा तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। और अगर एस और टी दो इवन है तो इधर कितना इवन जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक इवन जाएगा। और अगर एक इवन जाएगा तो बाकी दो क्या होंगे, आप कहेंगे सर ऑड होगा। और ऑड प्लस ऑड क्या देगा, इवन देगा। मतलब फाइनली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो इवन होगा। समझ रहे हैं बात को, ये भी इवन, ये भी इवन, इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन होगा। मतलब पहले केस में ये स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा केस है कि एक इवन हो, मतलब एस और टी में से, दूसरा केस मतलब ये वाला दूसरा केस, एस इवन हो और टी ऑड हो, ऐसा हो सकता है। या एस ऑड हो टी इवन हो, ऐसा मान सकते हैं आप। तो इवन प्लस ऑड क्या देगा, तो भाई इवन प्लस ऑड तो ऑड देगा, ये कंफर्म है। और अगर एक ऑड है यहां पर तो यहां पर क्या होगा, तो यहां एक ऑड होगा और दो संख्या इवन होगी। हो सकता है मतलब इनका क्रम कुछ भी हो। तो इवन प्लस इवन इवन देगा, इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड। मतलब कुल मिलाकर ये भी ऑड देगा और ये भी ऑड, ऑड माइनस ऑड क्या होगा, तो भाई ऑड माइनस ऑड तो इवन हो जाएगा। मतलब दूसरे स्टेटमेंट से भी ये इवन है। समझ रहे हैं, शायद समझ रहे होंगे आप। तीसरा जो है केस वो क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि ऑड प्लस ऑड हो, मतलब ये भी ऑड हो ये भी ऑड हो। अगर दोनों ऑड हो गया तो जाहिर सी बात है ये तीनों क्या है, तो भाई ये तीनों तो इवन है। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो भाई ये भी इवन ये भी इवन, इवन माइनस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये भी केस इवन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला केस में पहला जो स्टेटमेंट है वो सभी केस में सही है। मतलब P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम है, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, दूसरा है कि भाई 2P प्लस क्यू आर 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी। पहले केस से सहमत है सभी लोग। ओके, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में कह रहा है कि 2 इंटू पी प्लस आर माइनस एस प्लस क्यू प्लस टी जो है ये निश्चित रूप से विषम है, ऐसा कह रहा है। अगर निश्चित रूप से विषम है तो निश्चित रूप से विषम है तो फिर अलर्ट होने वाली बात है कि निश्चित रूप से देखें पहली बात, और विषम है मतलब एक भी जगह ये सम हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक बात तो तय है ना कि ये वाला टर्म हमेशा इवन देगा, ये वाला टर्म क्या देगा, हमेशा इवन देगा। क्योंकि भाई अगर पी आर माइनस एस इवन हो तब भी 2 से गुना करेंगे इवन हो जाएगा, पी आर माइनस एस ऑड हो तब भी 2 से गुना करेंगे इवन आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा क्यू और टी पर। क्यू और टी मान लीजिए कि इवन है तो इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, भाई पहला ही स्टेटमेंट में आ गया। Q और T अगर दोनों इवन है, दो इवन तो हो ही सकता है, 3 इवन है तो एक इसमें से इवन ले लें और 2 इवन ये ले लें, तो इवन ये पूरा टर्म तो हमेशा इवन देगा। मतलब आप अलग अलग केस लें कुछ भी लें ये वाला टर्म इवन देगा आपको। इधर ये अगर इवन लेंगे तो इवन प्लस इवन क्या होगा, वो इवन हो जाएगा। इवन प्लस ऑड आ जाएगा, अगर ये Q प्लस T ऑड ले लें तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो फिर ये इवन हो जाएगा। अगर Q इवन ले और T ऑड ले तो ये ऑड होगा, तो फिर इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा। मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब निश्चित रूप से विषम है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं ना। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, पहला वाला। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभाज्य संख्या P और भाज्य संख्या C के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। P प्लस सी बाई पी माइनस सी सम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यही डिफरेंस मैं आपको बता रहा था। अभी क्या था क्वेश्चन में, निश्चित रूप से सम है, और अभी तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सम हो सकता है। ये अंतर है, ये स्टेटमेंट का अंतर है। आपको ये चीज समझना होगा कि अगर निश्चित रूप से कह रहा है तब क्या रिस्क है, और हो सकता है तब क्या पॉसिबिलिटी है, ये आपको समझना होगा। मतलब अभाज्य संख्या P, अभाज्य संख्या P मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और भाज्य संख्या C मतलब 4 है, 6 है, 9 है, इस टाइप से कोई भी संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। कह रहे हैं इन पर विचार कीजिए। ठीक है, P प्लस सी बाई पी माइनस सी सम हो सकता है। मतलब P के जगह अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी 11 उठा लेते हैं। ठीक है, और C के जगह कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब 9 उठा लेते हैं। ठीक है, 11 9 20 बाय 11 माइनस 9 2, तो 20 बाय 2 मतलब कितना हो गया 10।
20/2 मतलब कितना हो गया 10। क्वेश्चन में कह रहा है सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, पहले केस में ही सम मिल गया, अब क्या चाहिए जीवन में, सम हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि 2p + c विषम हो सकता है, 2p + c विषम हो सकता है। तो 2p + c 2 × 2 4, 4 + 9 कर दे तो 13 होगा, विषम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से सहमत है, एग्री कर रहे हैं भाई। p × c विषम हो सकता है, p × c विषम हो सकता है, p × c हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 × 9 कर लीजिए, 3 × 9 कर लीजिए, 27 होगा। जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही एग्जाम्पल लें, आप कुछ भी लेंगे, कुछ भी लेंगे आप तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 3 अंकों की संख्या a b c को d से गुना करने पर गुणनफल 37 dd प्राप्त होता है, ठीक है। एक संख्या d है, एक संख्या d है, इसे a b c से गुना कर रहे हैं तो d को a b c से गुना कर रहे हैं तो 37 d हो जा रहा है, ठीक है। एक बात बताइए कि कोई भी संख्या अगर दूसरी संख्या से गुना में है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें से उन दोनों संख्या में से भाग लग सकती है ना। मतलब अगर हम ये कहें कि 37d को d से भाग दे दे तो abc आएगा, तो आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे भाई, नहीं सहमत होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। अब d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू जो भी रखेंगे हम वही d की वैल्यू यहां भी रखनी होगी। मतलब अगर आप कहें कि सर 1 रख दीजिए तो कोई बात नहीं, संख्या 3711 होगी, 3711 में 1 से भाग देंगे तो फिर भागफल 3711 आ जाएगा। 3711 4 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या भागफल में, इसलिए 1 को हम नहीं ले सकते हैं। नहीं समझे आप? चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 3 7 2 2 में भाग देना है 2 से देखिए तो 1800 × 2 3600 हो गया। मतलब यहाँ 1800 कहने का मतलब हम डायरेक्ट भागफल ये देखना चाह रहे हैं कि कितने डिजिट में आ रहा है, तो 4 डिजिट में आ रहा है, हमें चाहिए कितने में, 3 डिजिट में, इसलिए हम 2 से भी भाग नहीं दे सकते, मतलब डी की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। अगर 3 लेते हैं तो 3 × 1200 3600 है ना, 3600 के अप्रॉक्सिमेट पहुंचने में 4 डिजिट आ जा रहा है, मतलब 3 भी नहीं ले सकते हैं हम। अगर 4 लेते हैं तो 4 × 37 44, 4 × 9 36, 1 4, 4 × 3 12, ओके 2 4, 4 × 6 24। तो देखिए भागफल 3 डिजिट में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए 3 डिजिट में जो भागफल आ रहा है उसी के अंकों का योग, तो 9 3 12 और 6 18, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी 18। ओके, मतलब संख्या का योग क्या हो जाएगी 18। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई और जेड के मानों को किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है? अच्छा, एक्स वाई जेड को देख के आपको कुछ फील आ रहा है? आ रहा होगा कि भाई एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा गया है, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा गया है। तो जो लोग इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि उनको डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत अच्छी पकड़ ना हो, या जिन्हें इस बात का अंदाजा ना हो कि एक्स वाई जेड 2 बार लिखा गया है या 2 बार 3 अंकों की संख्या लिखी गई है, फिर भी वो भाग दे करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदाजा है थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल का, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो होगी अगर 3 करके लिखी गई है, मतलब 2 बार रिपीट करके लिखी गई है वो संख्या, तो वो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। इस बात से तो आप वाकिफ होंगे। और 1001 का फैक्टर जो होता है वो होता है 7 11 13। मतलब मैं साफ साफ बता देता हूँ, कई बार क्लास में मैं इस नंबर को कॉपी के सबसे ऊपर हेडिंग में लिखवा देता हूँ बड़े से में कि भाई 1001 को तुम ऐसे लिख लो, ये जादुई नंबर है, तुम्हें काम देगा। क्योंकि कई सारे एग्जाम में ना पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। बच्चा देख लिया 1001, ठीक है, बच्चा का दिल गार्डन हो गया और थोड़ी सी नासमझी भी होती है, उतने से उनको अंदाजा नहीं होता है कि जीवन में गलत ऑप्शन पहले आता है, वो 1001 को टिक कर देते हैं। तो उन्हें मुझे ये क्लियर करना होता है कि 1001 अभाज्य नहीं है। दूसरा बात कि 1001 के फैक्टर्स कौन कौन है ये ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या पर और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें इसका यूज होता है। जैसे कह देगा 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो वहां पे आपको ध्यान में तुरंत आना चाहिए कि 7 × 11 × 13 है। तो अगर 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, उसमें 1001 से पूरा भाग लगता है, तो इसका मतलब उसमें 7 11 13 से भी भाग लग जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि किससे भाज्य है, तो भाई 7 11 13 से भाज्य है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए, ए बी सी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे ए काम 8 दिन में कर रहा है, बी काम 16 दिन में कर रहा है और सी काम 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि ए अकेला सोमवार को काम करता है, ए अकेला सोमवार को काम करता है। ठीक है, बी मंगलवार को काम करता है, सी बुधवार काम करता है। ओके, तो ए अकेला सोमवार काम कर रहा है, बी मंगलवार को, सी बुधवार को। तो आप समझ रहे होंगे अल्टरनेट वर्क हो रहा है। अल्टरनेट वर्क हो रहा है कहने का मतलब कि ये सोम मंगल बुध ये सारी बातें जो है इसको बाद में कंसीडर कर लेंगे। बस ये समझिए कि एक दिन ए काम करता है, अगला दिन बी, फिर ए, मतलब फिर सी, फिर अगला दिन ए बी सी, इसी तरह से पैटर्न चलेगा, फिर ए बी सी, इस तरह से पैटर्न चलेगा। ओके, तो अगर ऐसे करके हम एक एक दिन करके जोड़ेंगे और मान लीजिए कि एलसीएम बड़ा आ जाए, कुछ मतलब 960 आ जाए, ऐसा कुछ एलसीएम आ जाए, ठीक है, और एक एक दिन करके जोड़ने लगे, तब तो एग्जाम में बस यही वाला क्वेश्चन करके आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, एक पैटर्न तो बन ही रहा है ना अपने पास। मतलब 8, 16, 12 कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो 8, 16, 12 कैल्शियम 48 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में काम करेगा 6, अगला एक दिन बी काम करेगा और बी कितना काम करेगा 3, अगला एक दिन सी काम करेगा और सी कितना काम करेगा 4। तो 3 दिन में 6, 3, 9, 4, 13 काम होगा। अब काम है कितने 48, 3 से गुना कर लीजिए, तो 9 दिन में काम कितने होंगे 39। ओके, अगली बारी किसकी आएगी, तो भाई पैटर्न जैसे चल रहा है अगली बारी ए की आएगी। ए एक दिन में कितना काम कर देगा 6, 39, 6, 45। अगली बारी किसकी आएगी बी की, और बी आएगा और कितना काम कर देगा 3, 45, 3, 48। तो देखिए पूरा काम कितने दिन में हो रहा है 11 दिन। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इस 10 पे ध्यान चला जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा। क्वेश्चन में आ रहा है कि पूरा टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन में 11 दिन, और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रहा है कि यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई ये तो सरासर गलत है, गलतियां दिख जाती है ना। दूसरा कह रहा है कि यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। ओके, अब तो मतलब बहुत आसान बात हो गया, सोमवार को काम स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से सोमवार कितना हो गया 8 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आप उंगली पे भी जोड़ सकते हैं। तो भाई बृहस्पतिवार को काम पूरा हो रहा है, मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य है x से। x के कितने मान संभव है। अब कोई बच्चा कहेगा सर बहुत, भाई बहुत नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने मान संभव है, मतलब नंबर पूछ रहा है। आप एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये बताओ कि 7x/x और 96/x उसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई हमने क्या किया कि मतलब थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, 7x + 96/x है, तो 7/x + 96/x, ये x इस x को तो विभाजित कर देगा, मतलब कट जाएगा दोनों एक दूसरे को देख के। अब इस x से इस 96 को कटना चाहिए, मतलब कह रहा है x के कितने मान संभव है, तो जिस संख्या से 96 में भाग लग सकता है वो सारे मान संभव है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर अथवा देके मैं आपको दे दूं कि 96 के भाजकों की संख्या बताइए, तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब कई लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ओके, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। अब भाई सब तो लैंग्वेज है ना। तो 96 के भाजकों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, तो भाजकों की संख्या फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब 32 × 3। अब क्या हो गया 5, 1, 6, 1, 1, 2, 6 × 2 कितना 12, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 12। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या। अच्छा, पी क्यू आर एस मतलब एक अंक वाली संख्या है, ठीक है। ओके, तो अगर एक अंक वाली संख्या है और कह रहा है पी + क्यू और आर + एस का महत्तम मान क्या है। कोई भी संख्या इनटू में अगर है और महत्तम मान दे रहा है, तो महत्तम मान देने के लिए उन दोनों संख्या को बराबर होना पड़ेगा। इस बात से सहमत है। मतलब ये n होगा, ये n होगा, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। बराबर पे ही मैक्सिमम वैल्यू आता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो n² होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए एक ही जगह स्क्वायर है, तो आंसर कितना आना चाहिए 225। आप कहेंगे सर मतलब इतने में क्लियर नहीं हुआ, आप कुछ डिजिट मान के बताओ। तो भाई n और n को बराबर होना चाहिए। आप ये बताओ कि 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो ये n भी 15 आना चाहिए, ये भी 15 आना चाहिए। एक काम करो
9 और 6 ले लो, 8 और 7 ले लो, ठीक है, 8 और 7 ले लो। अब बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू देगा? ये अलग अलग भिन्न धनात्मक संख्या है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। महत्तम मान क्या होगा इनका? तो भाई दोनों को गुना कर दो, 225 होगा। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहे 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ओके, ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है? समझ में आ रहा है आसानी से? ओके, देखते हैं। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ओके ओके ओके, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों में डिस्कशन हुआ था कि 13 से डिस्कशन हुआ था, XYZ वाला क्वेश्चन हुआ था, मतलब वो 13 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या अगर 99 बार लिखी गई है, मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा मुझे, तो आप कहेंगे सर ये तो आसान काम है। आपको 9 99 बार लिखना है। आप कह रहे हैं 3-3 के पेयर में लिखने के लिए, मतलब हम 33 पेयर बनाएंगे, है ना भाई? 33 पेयर बनाएंगे, 33 गुने 3 99 हो जाएगा। ओके, अब क्या है कि अगर 33 पेयर लिख के 99 हो गया तो भाई 32 पेयर तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जैसे मतलब 13 से विभाजितता का नियम आप पढ़े होंगे कभी, तो होगा कि इवन प्लेस का नंबर और ऑड प्लेस का नंबर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, वो या 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है ना कि 32 बार मतलब 16 इवन प्लेस आएगा, 16 ऑड प्लेस आएगा 32 में, तो 16 को माइनस कर लेगा, एंगेज कर लेगा, कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 33वां पेयर हमारे पास बचेगा, या डिफरेंस जो आएगा कुल वो कितना आएगा? 999। तो हम 999 को सीधे चेक कर ले 13 से भाग देकर कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 13 गुने 7 91, 91 तो 8 9, 13 गुने 7 91, मतलब फिर जो है 89 आ रहा है, तो 89 आ रहा है, 91 नहीं आ रहा है, तो 13 से कम आ रहा है 2, 13 से 2 कम आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना, शायद समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। 9 अंकों की एक संख्या है और प्रत्येक अंक क्या है? 1 ही है। इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाता है, इस संख्या को इसी संख्या, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो संख्या का स्क्वायर देगा। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि भाई 9 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर आप ले लीजिए, और फिर परिणामी संख्या मतलब उसका स्क्वायर जो भी आएगा, रिजल्टेंट नंबर जो भी होगा, उसके अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट्स बताइए। ओके, तो कुछ और सिखा दें आपको, इसके बहाने सिखा देते हैं। भाई सीखना ये है कि अगर कभी ये हो कि 11 और 11, मतलब सॉरी 1 और 1 लिखा हो 11, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 121 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप थोड़ा सोचेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो चुपचाप लिख देंगे, है ना। तो 111 का स्क्वायर होगा 1 2 3 2 1। अगर मैं पूछूं 1 1 1 1 का स्क्वायर होगा 1 2 3 4 3 2 1। मतलब कोई भी चीज क्या होता है ना, जैसे ग्राफ तो ऐसे ही चलता है ना, कोई भी चीज टॉप पे जाता है और फिर वो लेवल में आ जाता है, यही होता है ना। तो अगर कोई भी संख्या 1 1 1 रिपीट हो रहा है और आपसे पूछे कि उसका स्क्वायर क्या है, तो आप क्या कीजिए कि जितना बार 1 है वहां तक पहुंचिए, और जैसे आपके जीवन में किसी ने यू टर्न लिया होगा उसी तरह से यू टर्न ले लीजिए। आ रही बात समझ में? मतलब ये है कि अगर 9 अंकों की संख्या है और 9 बार 1 लिखा हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप आराम से 9 तक जाइए और यू टर्न ले लीजिए, 8 7 6 5 4 3 2 1 पर पहुंच जाइए, यही इसका स्क्वायर होगा। अब आप किसी को भी बता सकते हैं, इसी से बच्चों को पूछ के परेशान भी कर सकते हैं कि बताओ 3 1 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। ओके, लेकिन परेशान उसी को करना है जहां आप परेशान ना हो। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इसका सम ऑफ डिजिट्स बताइए। सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, तो आपके पास एक तरीका है कि 1 से 9 तक का सम आप निकाल लेंगे, n इंटू n+1/2, मतलब कितना आ गया 45। दूसरी बार 1 से 8, 8 इंटू 9/2 36, तो 45 और 36 तो कितना आ गया 81, है ना। दूसरा तरीका है कि भाई आप अगर मतलब इजीली समझ रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ पहुंचने के बाद आप सारे नंबर को जोड़ ही लीजिए, जोड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, है ना।
जोड़ेंगे फिर भी 81 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, कीजिए। कह रहे हैं 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है। मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे अंकों का योगफल, कोई भी संख्या है ना, जैसे 10 है तो 10 में अंकों का योगफल क्या होगा, तो 1 + 0 होगा, है ना, 1 होगा। इसी तरह से 11 है तो 11 में क्या होगा, 1 + 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। आप कहेंगे अरे सर ये तो मतलब बहुत ज्यादा संख्या का पूछ रहा है, उतना फाइंड करना, समझ रहे हैं आप, मतलब टेंशन वाली बात है। भाई टेंशन नहीं है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे तो कुछ पैटर्न आ जाएगा, और कुछ पैटर्न आ जाएगा तो फाइंड तो कर ही लेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ओके, और आपको ये डरना हो कि मैं पूरा संख्या लिखने जा रहा हूँ, बस मैं भावनाओं को समझा रहा था कि अगर आप भावनाओं को समझ रहे हैं तो फिर है बीच में डॉट डॉट दे करके हम आखिरी वाले स्टेप पर पहुँच जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और 100 जो है एक बचा हुआ, ये 100 सिंगल है, इकलौता है, इसे अलग कर देते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये कह रहे हैं कि सबके अंकों का योग क्या है। तो एक तो आप सिंगल डिजिट का निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, उतना सोच ही नहीं सकते, वैसा करेंगे भी नहीं, मूर्खता वाली बात हो गई वो। आप ये बताइए कि यहाँ अगर आप देखिए तो सब जगह यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0। सब जगह यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1, मतलब 9 बार 1 आ रहा है। तो 9 बार 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 बार 2 आ रहा है, 9 बार 2 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, तो भाई 9 × 2 18 आ जाएगा। 9 बार 3 आ रहा है तो 9 × 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आप कहेंगे अरे सर आप क्यों गुना कर रहे हैं, ये एक पैटर्न पे जा रहा है। मतलब 9 बार यूनिट डिजिट जो है वो 9 बार 1 से 9 तक आएगा। तो 1 से 9 तक के अगर मैं आपको अंकों का योग पूछूं, पहली बात तो 1 से 9 तक के अंकों का योग निकालेंगे। तो 1 से 9 तक के अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो भाई 1 से 9 तक के तो 1 n × n+1/2 हो जाएगा। और ये काम मुझे 9 बार करना है तो 45 × 5 हो जाएगा। 45 × 5 कितना हो गया, तो 405 हो गया। मतलब यूनिट डिजिट का सम कितना आ गया, 405। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th डिजिट पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 से 9 1 से 9 1 से 9 1 से 9 1 से 9, और कुल मिलाकर ये 10 बार आएगा, एक बार ज्यादा आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या हो रहा था, एक जगह हर जगह 0 आ रहा था, इसीलिए वो एक कम होगा और ये एक ज्यादा होगा। मतलब 1 से 9 तक का जोड़ तो आप निकालिए ही, लेकिन सर हम तो कहेंगे कि आप 10 बार निकालिए। मतलब ये कितना आएगा, तो 450 आएगा। ठीक है, अंकों का योग आ गया। और 100 एक बचा हुआ है, सिंगल है तो भाई कंसीडर तो करेंगे ही, है ना। तो 4 4 8 50 5 55 और 1 56। मतलब अंकों का योग कितना होगा बच्चे, 856। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई मूलधन P अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में Q हो जाता है। ठीक है, यदि वही मूलधन P वार्षिक रूप से संयोजित S% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में Q हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा एक सही है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट, मतलब पैसा देने वाले के लिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट बढ़िया होगा या फिर पर एनम वाला, तो आप क्या कहेंगे? भाई 1 साल पे कहीं आपको इंटरेस्ट मिलता हो, 1 मिनट के लिए मान लें कि महाजन आप ही हैं ही महाजन, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए कि 1 साल पे इंटरेस्ट मिले कहीं कुछ भी परसेंट, और आपको 6 महीने पे इंटरेस्ट मिले, तो आपको कौन सा फायदेमंद स्कीम मिलेगा? 6 महीना वाला। अगर आपको मान लो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 3 महीने पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये और ज़्यादा फायदेमंद होगा। मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली से ज़्यादा होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पर एनम वाले से ज़्यादा होगा। इस बात को समझ रहे हैं? पक्का समझ रहे होंगे। सेम रेट परसेंट पे, जैसे मान लीजिए 10% है, 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा? 10%। 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा भाई? 10%। CI की बात कर रहे हैं। और अगर हाफ ईयरली देगा तो वो 5% और 5% का सक्सेसिव देगा, तो 5 + 5 × 5 +5 × 5/100 मतलब 10.25%, है ना।
मतलब ये 0.25% ज्यादा आ गया हाफ ईयरली इंटरेस्ट में। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमेशा पर एनम वाले से ज्यादा आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है सीआई में, और इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आएगा उसी से वो बढ़ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में इतनी सारी बातें नहीं थी, ये बातें अगर आप समझ रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओके, कोई मूलधन P अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है, ये P है जो हाफ ईयरली R परसेंट के दर से एक वर्ष में Q हो जाता है। इस बात से कोई आपत्ति नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहीं आपत्ति। दूसरी बार कह रहा है कि वही P है और फिर S% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में वार्षिक रूप से Q हो जाती है। ठीक है, S% वार्षिक रूप से एक वर्ष में Q हो जाती है। तो बताइए P अगर यहाँ Q हो रहा है तो भाई P जितना इंटरेस्ट दे रहा है यहाँ उतना ही इंटरेस्ट यहाँ दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ये हाफ ईयरली है, मतलब अगर ये दोनों बराबर भी मान लिया जाए 1 मिनट के लिए, तो अगर बराबर होता तो ये ज्यादा हो जाता है ना, लेकिन ज्यादा ये है नहीं, दोनों बराबर ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब इसे बराबर से ज्यादा किया गया है, बराबर से ज्यादा किया गया है, मतलब S ग्रेटर देन R है, S ग्रेटर देन R है। आई बात समझ में? एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सीआई का तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है? एक बात बताइए कि शेषफल 31 आता है तो पहली बात तो 31 को माइनस कर दीजिए, तो 5 5 1 1, मतलब पहली संख्या जो होगी वो 1155 होगी। आप कहेंगे अरे सर ये तो एकदम स्कीम पता चल गया। बिल्कुल स्कीम पता चल गया भाई, 1155 से भाग देने पर शेषफल 31 बचेगा। तो 1155 को हम क्या लिख सकते हैं? 1155 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 10 3 1 231। 231 को लिख सकते हैं 3 से, 3 गुने 7 21, 3 गुने 7, मतलब 5 गुने 3 गुने 7 गुने 11, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसे 3 5 7 11 लिख दूं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये देखने में, 3 5 7 11 लिख दूं तो ये अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, मतलब 1155 इन सब संख्याओं से विभाजित है, 3 से 5 से 7 से 11 से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ना कि 3 5 7 11 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनसे मतलब 1155 में पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो जैसे या फिर 1186 में भाग देने पर 31 शेष बचे। जैसे 3 गुने 5 15 से अगर भाग देंगे 1186 में, तो 15 से अगर भाग देंगे 1186 में, तो आप बताइए कि शेषफल 31 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अगर 15 से भाग देंगे तो शेषफल 15 से कम बचेगा ना, शेषफल 15 से ज्यादा तो बच ही नहीं सकता है, 14 तक शेषफल बच सकता है। तो भाई 15 नहीं होगा, 3 गुने 5 नहीं होगा, मतलब संख्या जो भी होनी चाहिए वो 31 से बड़ी होनी चाहिए, 31 से बड़ी ऐसी संख्या बनानी है हमें कि 31 से बड़ी बने। तो बताइए 3 गुने 7 बन सकता है? नहीं बन सकता है। भाई 5 गुने 7 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 3 गुने 11 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मतलब एक संख्या 3 गुने 11 होगी, दूसरी संख्या 5 गुने 7 होगी, तीसरी संख्या 7 गुने 11 होगी। ओके, तो 11 3 11 5 11 7, ओके 11 3 11 5 11 7, एक संख्या 11 5 होगी। तो इस तरह से 4 संख्या ऐसे बनेंगी। ठीक है, 7 5 आ गया, 7 3 तो बनेगा नहीं, 5 3 बनेगा नहीं, 5 7 7 5 5 7 एक ही है, तो 4 संख्या ऐसी बनेगी। फिर बनेगा 3 5 7, फिर 3 5 11, ठीक, फिर 3 7 11, ओके, फिर 5 7 11, ओके, और फिर 3 5 7 11, ओके। इतनी संख्याएं हैं जिनसे भाग देने पर शेषफल कितना हो बचेगा? 31। तो जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6 3 9, कुल मिलाकर 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 31। आई बात समझ में? लेकिन जानते हैं एक और शानदार अप्रोच इसमें लग सकता है, कोशिश किया जाए। मतलब आंसर तो आप जान ही गए 9 है, और ये भी जान गए कि भाई संख्या कौन कौन है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 31 हम माइनस कर दे तो संख्या क्या बच रहा है? 1155। और हम ये पता कर लें कि 1155 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, तो आप कहेंगे कि सर
नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सब में एक एक पावर में जोड़ते जाते हैं। तो एक में एक जोड़ेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे 2 और एक में एक जोड़ेंगे 2, मतलब सबको गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 16। ठीक है, लेकिन मुझे शेष कितना चाहिए? तो 31। तो शेष अगर 31 चाहिए तो 16 फैक्टर्स हैं 1155 के, लेकिन जो 1155 के फैक्टर्स हैं वही ना यहाँ भी जाकर के 31 शेष देगा। और 31 से छोटे कितने फैक्टर्स हैं 1155 के, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल बात है, यहाँ लिखा हुआ है एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक फैक्टर 15 होगा जो 31 से छोटा होगा, एक फैक्टर 21 होगा जो 31 से छोटा होगा। मतलब फैक्टर्स 31 से छोटा हमें चाहिए, तो 3, 3, 6, एक 7 फैक्टर चाहिए। तो 7 फैक्टर ऐसे हैं जो 31 से छोटा है। तो ये 7 फैक्टर्स, इनकी संभावना तो कम है भाई, इनसे भाग ही नहीं, इनसे भाग लगेगा तो शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ अलग बचेगा, 31 तो बचेगा नहीं। ओके, तो भाई कितनी संख्या है जो 31 शेषफल देगा? तो 16 में से 7 माइनस कर दीजिए, 9 होगा। आई बात समझ में? और ये मुझे लगता है कि आप अगर ऐसे सोचेंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है, मतलब ऐसे नंबर काउंट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप इस अप्रोच को समझें। ठीक है, बाकी पसंद आपकी, इस क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मान लीजिए पी पी क्यू क्यू और आर आर 2 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं पी पी क्यू क्यू आर आर, वो स्मॉल लिया कैपिटल ले लिए। ओके, पी पी क्यू क्यू आर आर 2 अंकों की संख्याएं हैं जहां पी से बड़ा है क्यू, ठीक है, क्यू से बड़ा है आर, मतलब कोई बराबर नहीं है, सब एक दूसरे से बड़ा है। ठीक है, पी पी क्यू क्यू आर आर की वैल्यू है टी टी शून्य। ओके, जहां टी टी शून्य कोई 3 अंकों की संख्या है, ओके, जिसका अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पी के संभव मानों की संख्या 5 है, क्यू संभव 6 है। अच्छा, ओके, अब एक बात बताइए कि पी क्यू और आर जोड़ करके कितना आना चाहिए, मतलब पी क्यू आर जोड़ करके कितना आना चाहिए? तो आप कह सकते हैं ना कि अरे सर ऐसा है कि पी क्यू आर जोड़ के 10 आना चाहिए, तभी तो यूनिट 0 होगा। कोई ये भी कह सकता है कि सर 20 होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, 20 होगा तब भी यूनिट 0 होगा। कोई अगर ये कह दिया गलती से कि सर 30 होना चाहिए तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर पी क्यू आर डिजिट है तो मैक्सिमम वैल्यू डिजिट की क्या होगी? 9 होगी। अगर 9 होगी तो 9 में मान लीजिए सब 9 भी मान लें तब भी कितना होगा? 27। लेकिन क्वेश्चन में तो एक रिलेशन दे दिया है कि अगर एक वैल्यू 9 लिए तो दूसरी वैल्यू 9 से छोटी होगी, तीसरी वैल्यू उससे भी छोटी होगी, मतलब 30 तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे तो पी क्यू आर की वैल्यू 10 और 20 होनी चाहिए। पी क्यू आर की वैल्यू 10 और 20 होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कहां कहां पी क्यू आर की वैल्यू 10 हो सकती है, यही पूछा है आपसे। और अगर सारा मान लीजिए कि इवेलुएट कर लेंगे हम हर जगह पी क्यू का मान, तो फिर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, मिला लेंगे, अगर सही है तो सही है, नहीं है तो ओके नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि पी से बड़ा क्यू होना चाहिए, क्यू से बड़ा आर होना चाहिए। पहला मान लेंगे 1 है, तो भाई पी अगर 1 है तो क्यू और आर मिला करके कितना होना चाहिए? 9। तो 9 कब हो सकता है भाई? इसको 2 मान लें, इसको 7 मान लें, तो देखिए 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 7, 7 2 9 1 10, तीनों जोड़ के 10 होना चाहिए। अगर इसे 1 मानते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 6 मान लेते हैं, तब भी 6 3 9 1 10। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं, तब भी 5 4 9 1 10। और कुछ माना जा सकता है? अगर 1 के बाद 5 मान ले तो फिर वैल्यू कम होने लगेगा, बस तीनों जोड़ के 10 ही होना चाहिए। ये देखिएगा 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10। ओके, 2 मान लेते हैं, अगर 2 मान ले तो इधर 10 होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए, तो 10 में से 2 गया 8, मतलब 2 3 5 ले सकते हैं वैल्यू, 5 3 8 2 10। ठीक है, और क्या लिया जा सकता है? 2 3 5 ले लिए, 2 4 तो 4 2 6 4 10, 4 4 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 2 के साथ 3 5 ही आएगा। अगर 3 ले ले तो 2 वैल्यू का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 7 3 10, तो 2 वैल्यू मिलकर के 7 अगर आएगा तो एक वैल्यू कितनी होगी? तो भाई एक वैल्यू अगर 4 भी लेंगे तो अगली वैल्यू 4 से छोटी हो जाएगी, मतलब नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 10 पे नहीं जाना चाहिए, हमें आना चाहिए 20 पर। अगर 20 पर आना चाहिए तो 3 एक वैल्यू है, बाकी 2 वैल्यू हमें 20 चाहिए, तो 20 चाहिए, मतलब 3
8 9 9 8 17 3 20, दो वैल्यू 20 चाहिए, मतलब 20 में से 3 कम चाहिए, तब ना 9 8 17 3 20। ओके, एक वैल्यू अगर 3 ले लें और दूसरी वैल्यू 7 ले लें, 7 3 10 10 नहीं ले सकते हैं। एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू अगर 9 लेंगे तो फिर नहीं ले सकते हैं, मतलब 3 के साथ एक ही वैल्यू आएगा। अगर 4 ले लेते हैं एक वैल्यू, तो 4 ले लेते हैं एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, तो दूसरी वैल्यू लेना होगा 6 4 10 10 नहीं 7 7 4 11 4 7 9 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 9 7 16 4 20। 4 अगर और कुछ ले ले, 4 के बाद अगर 8 लेंगे तो 4 8 8 4 12 8 20, मतलब 4 8 8 रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं। अगर एक वैल्यू 5 ले लेते हैं तो 5 ले लेते हैं, तब क्या होगा, तो 5 के बाद एक वैल्यू 6 लेना होगा और दूसरी वैल्यू 9, 9 6 15 5 20। अगर 5 ले लेते हैं, एक वैल्यू 7 ले लेते हैं और दूसरी वैल्यू 8 ले लेते हैं, 5 है 7 है 8 है, 7 5 12 8 20। ओके, और कुछ ले सकते हैं 5 के साथ, तो नहीं ले सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि अगर 5 के बाद 8 लेंगे तो 8 5 13, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। 6 के साथ दो वैल्यू 14 होना चाहिए, Q और R 14, 6 के बाद दो वैल्यू को जोड़ेंगे 14 आना चाहिए, और एक वैल्यू जो है वो मिनिमम 7 लेनी होगी, तो 7 6 13 7 20, मतलब आगे कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ओके, तो P का मैक्सिमम मान देखिए क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। P के संभव मान की संख्या 5 है। Q का मैक्सिमम मान, Q का मैक्सिमम मान 2 3 4 2 3 4 2 3 4 6 7 8, और कुछ नहीं, तो 3 3 6। Q का मैक्सिमम मान 6 6 7 8 2 3 4, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, 1 और 2 दोनों। अब ये वाला चीज जो है, ये वाला आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको समझा कर रहे हैं। आपको अगर सॉल्व करना हो तो ये आसानी से हो जाएगा, मतलब इतना सोचने में सोच के आप नहीं करेंगे, आप तो फटाफट 1 9 जोड़ेंगे, 2 7, ये कंडीशन बस सबको जोड़ करके जोड़ना है कि 7 2 9 1 10 होना चाहिए, 6 3 9 1 10 होना चाहिए, 5 4 9 1 10 होना चाहिए, 5 3 8 2 10 होना चाहिए, 9 8 7 3 20 होना चाहिए, 9 7 16 4 20 होना चाहिए, 9 6 15 5 20 होना चाहिए, 8 7 15 5 20 होना चाहिए। ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, 7 2 1 से बड़ी है, 2 1 से बड़ी है, 6 3 से बड़ी है, 3 1 से बड़ी है, 5 4 से बड़ी है, 4 1 से बड़ी है, ये वाला कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। बस मानते जाएंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अंक 1 2 3 4 से इन अंकों में से किसी एक अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्या जो 2000 से कम है, योगफल क्या है। मतलब यहाँ सम ऑफ डिजिट्स नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 से अगर 4 अंकों की संख्या बन रही है और 2000 से कम है, 2000 से कम है, मतलब एक तो इन्होंने आपको हिंट दे दिया कि जब भी पहला डिजिट हम मानेंगे तो वो 1 होना चाहिए, मतलब अगर 2 मान लिए तो वो 2000 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, ये फिक्स है, तो एक बार 1 2 3 4 आ सकता है, दूसरी बार 1 2 4 3 आ सकता है, फिर आपका 1 3 4 2 आ सकता है, फिर आपका 1 3 2 4 आ सकता है, ठीक है, फिर 1 4 3 2 आ सकता है, फिर 1 4 2 3 आ सकता है। देखिए कोई रिपीटेशन नहीं ना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं नहीं है, 1 2 4 3 नहीं रिपीटेशन, 1 3 1 4 ओके, 4 3 7 2 9 4 13 2 15 3 18 8 1 2 1 3 3 6 2 8 4 12 4 16 3 19 9 1 4 4 8 1 9 3 12 3 15 2 17 2 19 9 1 3 3 6 1 7, तो 7 9 9 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7 9 9 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ऐसा क्वेश्चन तो आप देखे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन है कि 3 घंटियां क्रमशः 10 12 15 सेकंड पे बजती हैं, तो कितने समय बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। या 2 लोग एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं, इतना सेकंड में एक राउंड पूरा करते हैं, तो वो कितनी बार मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन देखे होंगे आप। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ओके, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा, हरा से लाल, लाल से हरा हो रहा है, ठीक है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, ठीक है, दूसरे को 39, तीसरे को 60। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है, 2 बजे अपराह्न वे एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार किस समय एक साथ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 25 39 और 60 का एलसीएम लेंगे। 25 को क्या लिख दे, 5 का स्क्वायर, 25 39 को क्या लिख दे, 39 को लिख दे 3 गुने 13, ओके, और 60 को क्या लिख दे, तो 60 को लिख ले 4 गुने
3 12 गुने 5 60। ठीक है, अब अगर एलसीएम लेना हो तो एलसीएम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है और 13 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो 25 गुने 4 100 और ये 13 गुने 3 39। तो एलसीएम कितना आ गया 3900। 3900 सेकेंड आपको अगर मिनट में पूछा जाए कि कितने मिनट हैं तो भाई 6 गुने 6 36, 6 गुने 5 मतलब 65 मिनट। अगर 65 मिनट बाद ये चेंज होगा, ग्रीन से रेड होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वे अगली बार एक साथ कब हरे होंगे। अच्छा, अगर हरे होंगे तो भाई ग्रीन से रेड और फिर रेड से ग्रीन, मतलब 65 2 बार टाइम लगेगा, मतलब 130 मिनट लगेगा या 2 घंटा 10 मिनट लगेगा। कितने बजे के बाद, 2 बजे के बाद, तो 2 घंटा 10 मिनट, 2 बजे के बाद 2 घंटा 10 मिनट मतलब 4:10 बजे ये क्या हो जाएगा, एक साथ हरा हरा हो जाएगा। दिख रहा है सब, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्या P बड़ा है Q से। ऐसा प्रश्न तो हम लोग किए हैं ना अभी, स्टेटमेंट वाला। P गुने Q बड़ा है 0 से, ठीक है, P² बड़ा है Q² से। उपयुक्त प्रश्न और कथनों को इनमें से कौन सा सही है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन को अच्छे। ओके ओके ओके, तो एक काम करते हैं ना कि P और Q की वैल्यू मान लेते हैं, P और Q की वैल्यू मान लेते हैं। एक बार 3 2 मान लेते हैं, P बड़ा है Q से, ऐसा ही कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है। एक बार नेगेटिव वैल्यू मान लेते हैं, मतलब -2 और -3 मान लेते हैं। एक बार ऐसा करते हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, सब ओके ओके हो जाएगा। कह रहा है P इंटू Q बड़ा है 0 से, P इंटू Q 6 बड़ा है, 6 बड़ा है 3 गुने 2 -6, नहीं ये छोटा हो गया। कहीं भी अगर मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि P² बड़ा है Q² से, 9 बड़ा है 4 से, ठीक है, 4 9 से बड़ा नहीं है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक सही है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है भाई। ओके, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक भी उपयोग कर दिया सकता है, नहीं दिया जा सकता है। दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया सकता है, नहीं, एक साथ उपयोग करके भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सकता, यही होगा ना। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई P + Q - R, P + Q - R बड़ा है P - Q + R से। ओके ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि P - Q धनात्मक है, ओके, और P - R ऋणात्मक है, P - R ऋणात्मक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप आराम से थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो देखिए P - Q धनात्मक है, P - Q धनात्मक है, मतलब क्या हुआ कि P > Q है, P > Q है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि P - R ऋणात्मक है, मतलब हो गया R > P है। उपयुक्त प्रश्न और कथनों के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए, ठीक है। तो P Q R का रिलेशन पता रहेगा तब ना हम P + Q - R या P - Q + R के बारे में डिसाइड कर पाएंगे, बड़ा है छोटा है कुछ भी है। नहीं समझे बात को, ये तो आधी बातें हुई ना, P Q से बड़ा है, ये तो आधी बातें हुई। R P से बड़ा है, ये भी आधी बातें हुई। दोनों बात को मिलाएंगे तब ना पूरा हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि भाई सबसे बड़ा कौन है, R है, उसके बाद P है, उसके बाद Q है, तब ना हम इन स्टेटमेंट पे जाएंगे कि भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि भाई दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है ना। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग कर नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किसी आयताकार फर्श की माप लंबाई में 4 मीटर। इस क्वेश्चन को समझिए। चौड़ाई में 2.2 मीटर है, 140 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर। अब आपकी टाइल्सों की संख्या को इस तरह से बिछाना है कि टाइलें एक दूसरे को न ढके। किसी भी टाइल्स को किसी भी विन्यास में बिछाया जा सकता है जहां तक इसके किनारे फर्श के किनारे समांतर हो। फर्श पर अधिकतम कितनी टाइल्सें आ सकती है, ठीक है। ये कह रहा है कि 400। ओके, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप यूनिट पहले चेंज कर लीजिए, 400 मीटर। ओके, और फिर इधर चेंज कर लीजिए तो 220 मीटर। फिर कह रहा है 140 गुणे 60 का लगाना है।
तो 140 मान लेते हैं, ये लेंथ हो गया, और 60 का ये लेंथ हो गया। तो एक टाइल्स यहाँ लग जाएगा। 140 ये लेंथ हुआ और 60 ये लेंथ हुआ, तो ये हो जाएगा 60 20 120 और फिर 60, तो 60 गुने 3 180। तो 180 अगर हो गया तो बचा कितना, तो 40 ये बच गया। ठीक है, मतलब नीचे जो है 40 है ये फिलहाल बर्बाद जा रहा है, और ऊपर कितने टाइल्स लग गए, तो 1 2 3 टाइल्स लग गए, और फिर 140 का एक और डिस्टेंस ले लेंगे, तो मतलब लेंथ ले लेंगे, तो फिर 3 टाइल्स यहाँ लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 टाइल्स तो यहाँ लग गया। अब बचा कितना, 280 हो गया। 280 हो गया तो 120 बचा, लेकिन टाइल्स की लंबाई क्या है, 140। तो 120 वाले लेंथ में 140 का टाइल्स तो लगेगा नहीं। इसको थोड़ा छोटा कर दें, मतलब चीज़ें सही है, लेकिन वो कैरी नहीं कर रहा ना कि भाई 280 इतना ही हुआ और बाकी जो है ऐसा है। ठीक है, तो नीचे वाला 40 तो बर्बाद जा रहा था फिलहाल, यहाँ तक 40 बर्बाद जा रहा था, और ऊपर जो है बचा कितना है, 120। ये 120 बचा हुआ है, 280 है तो 120 ऊपर बचा हुआ है, और इधर कितना बचा हुआ है, इधर ये वाला सीन, तो ये वाला सीन तो पूरा बचा हुआ ही है 220। कह रहा है टाइल्स का ओरिएंटेशन किसी भी तरह से किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर अब टाइल्स की लंबाई 140 है तो 140 वाला टाइल्स यहाँ लगाया जा सकता है, लंबा लंबा 140 टाइल्स लंबाई होगी और 60 चौड़ाई होगी, मतलब एक टाइल्स यहाँ लग जाएगा और एक टाइल्स यहाँ लग जाएगा। अब कोई टाइल्स नहीं लगेगा, तो मैक्सिमम कितने टाइल्स लगेंगे, 8। ओके, चलिए 23 नंबर देखते हैं। 2 पे पावर 192 को 6 से भाग देने पर, अच्छा एक बात बताइए, 2 पे पावर 3 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई 8 में 6 से भाग दे रहे हैं आप, रिमाइंडर आएगा 2। और 2 पे पावर 4 में अगर 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब 16 में 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 में 6 से भाग दे रहे हैं, 6 गुने 2 12, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, अगर 2 पे पावर 5 में भाग दे 6 से, तो 2 पे पावर 5 मतलब कितना हो गया, 32, 32 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और 2 पे पावर 6 यानी 64 में अगर 6 से भाग दे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो 2 पे पावर 7 में अगर आप भाग दें किससे, मतलब 6 से, तो 128 में आप 6 से भाग दे रहे हैं तो 126 तो कट जाएगा, 6 गुने मतलब 106 गुने 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। और अगर 2 पे पावर 8 में आप 6 से भाग दें तो 2 पे पावर 8 कितना हो जाएगा, 256, 256 में 6 से भाग देंगे तो 256, 6 गुने 4 24, 1 6, 6 गुने 2 12, रिमाइंडर आएगा 4। मतलब जब जब इवन पावर में आप 2 पे पावर इवन में आप 6 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 4 आएगा, और ऑड पावर में आप 6 से भाग देंगे तो मतलब 2 पे ऑड पावर में आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पे पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाई शेषफल क्या होगा, तो भाई पावर क्या है पहले ये देखेंगे, पावर है इवन, पावर इवन है तो शेषफल क्या होगा, 4 होगा। चलिए ठीक है, ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, ए बी को सी डी से गुना करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है। ओके, फिर कह रहा है डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई में जोड़ने पर 975 प्राप्त होता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है, यदि ई बराबर 0 है, एफ बराबर 8 है, ए बी सी किसके बराबर है। आसान क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का रूपरेखा पे नहीं जाना है। आप ये समझिए कि हमें टर्म क्या क्या यूज करना है, कि हमें टर्म का यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी ही संख्याएं यूज कर सकते हैं। ओके, ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है। ए बी को सी डी से गुना करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या से जी एच आई में जोड़ने पर, यह कह रहा है डी ई एफ को जी एच आई में जोड़ दीजिए, तब जो आएगा आपको वो 975 आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक और कलर ले लेते हैं, पिंक पिंक, समझ में आएगा आपको ज्यादा। जैसे डी है, ई के बदले हम 0 लिख देते हैं। एफ 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 के बारे में कुछ लिखना है 8 लिखना है। ठीक है, ये 0 है और ये 8 है, फिर जी है, फिर एच है और फिर आई है, और ये जोड़ के कितना आना है 975। तो पहली बात की आई के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो भाई 8 में कितना जोड़ेंगे कि 5 में डी जाएगा 7,
मतलब आई जो है वो 7 है, आई जो है वो 7 है, यही एक पॉसिबिलिटीज बनती है। मतलब 7 हम आगे यूज नहीं करेंगे। ओके, कि ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है फर्दर ए बी सी डी डिस्टिंक्ट डिजिट, ओके हाँ नहीं यूज करेंगे। तो भाई आई 7 है ये कंफर्म है, चूंकि 8 में और कुछ भी आप जोड़ दीजिए तो यूं डिजिट 5 आएगा, नहीं आएगा। 8 7 15, 5 एक ही जगह आएगा, आई 7 है, ठीक है। अब 8 7 15 5 1, ये 0 पहले से है, 1 जोड़े, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे। मतलब h की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। h की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ओके, मतलब आगे हम 6 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब h की वैल्यू अगर 6 हो गई तो d और g का सम कितना आना चाहिए, 9। मतलब d एक केस है कि 5 हो और g 4 हो, मतलब एक बार 5 4 हो या दूसरी बार क्या हो 4 5 हो। 5 4 4 5 दोनों केस हो सकता है। एक बात बताइए कि डी और जी से मतलब है अपना, अपने से किसको पूछा है, ए बी सी को पूछा है। तो भाई जिससे मतलब ही नहीं है वो किसी का भी हो हमें क्या फायदा। मतलब 4 और 5 को हम डी और जी के लिए छोड़ देते हैं, 4 और 5 को हम डी एंड जी के लिए छोड़ देते हैं। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बचा क्या बचा ए बी और सी, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा किसी और का मान दे रखा है, एफ का मान 8 था, ठीक है, 8 को हटा दे, 8 का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ई का मान 0 है, 0 का ही यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। तो कुल मिलाकर ए बी सी पूछा है। ए बी सी क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 9, एक बार सोच ले आप कि नहीं सर 9 भी तो हो सकता है, तो 9 के साथ कुछ भी प्लस होगा तो वो 9 से ज्यादा ही हो जाएगा ना, और ऑप्शन में 9 से ज्यादा है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब 9 भी आगे नहीं आने वाला है। तो बचा क्या 3 वैल्यू और 3 आपको मतलब ए बी सी। तो भाई ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 6 होगा। मतलब आधे पार्ट्स में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत टेंशन नहीं है कि हम फर्स्ट लाइन लेके आगे बढ़े, शायद समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी 3 अंकों की संख्या पर विचार कीजिए, ठीक है, कर लेंगे। वह संख्या क्या है, ओके। उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। 1 2 3 मान लेते हैं संख्या, तो 3 2 5 1 6, ठीक है, 3 गुणे 2 6, ओके। तो उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है, हो सकता है। और भी संख्या ले सकते हैं, 4 5 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 8 9 ले सकते हैं। लगातार संख्या तो कहा नहीं है, नहीं कहा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। 3 2 5 1 6 अंकों का योगफल अंकों का गुणनफल 3 गुणे 2 1 मतलब 6, 6 4 10 5 15, 6 गुणे 5 30, 30 गुणे 4 120। यहाँ सही था, यहाँ सही नहीं है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ सही था और यहाँ सही नहीं है, और अगर एक जगह सही है एक जगह सही नहीं है तो वो संभावना वाली बात हो गई। संभावना तो गलत ही होती है, तो पहला वाला गलत हो गया यहाँ से। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। 1 2 3 3 2 5 1 6 से भाग लग जाएगा 123 में, 6 गुणे 2 12। अरे यार पहले में ही मतलब मन खट्टा हो गया। वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। 123 में 6 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, योगफल ही है, योगफल ही है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, सी लेस देन डी, डी लेस देन ई क्रम में है। किसी भी 2 उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? ठीक है भाई, एक बात बताइए, 2 का गैप है, मतलब ये अगर ए है तो ये a+2 है, ये a+4 है, ये a+6 है, ये a+8 है। ओके, कह रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, और दे रखा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है। मतलब पहली बात तो ये a है तो ये +2 4 6 8, मतलब e को हम लिख सकते हैं a+8। और e के बारे में कह रहा है कि a+8 जो है वो a का 3 गुना है, मतलब a+8 जो है वो a का 3 गुना है। तो 3a 2a 8, a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, a की वैल्यू 4 हो गई। तो भाई
सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो पहले स्टेटमेंट से फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कह रहे हैं बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की औसत आयु मतलब सी के बारे में ये कह रहा है कि 8 है, तो सी के बारे में 8 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें क्वेश्चन पे पहुंचना होता है। ये 8 है तो ये कितना, 6 है तो ये कितना, 4। तो भाई सबसे छोटे बच्चे की आयु इससे भी फाइंड की जा सकती है। तो दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से फाइंड कर सकते हैं, तो इधर और वाला कंडीशन हो जाएगा, यही ना। देख लीजिए ऑप्शन में, इस दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग किया जा सकता है किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसे अन्याय मत करो। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। हाँ, इस प्रश्न दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न दोनों कथनों का एक साथ नहीं, मतलब बी ही सही है ना। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। तो यही था आपका 26 क्वेश्चन सीसेट 2023 का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं जो भी महसूस किए हो, और बाकी जो क्वेश्चन है सीसेट के वो अभिषेक सर लेंगे और शानदार ढंग से लेंगे वो भी। तो देखिए आप, बाकी जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए वो हमारी तरफ से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।